माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, जल्दी से तू नहा ले, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक आप रोटी बना लो। मयंक की माँ ने आटे का डिब्बा देखा। वो पूरा खाली था, बहुत थोड़ा सा आटा बचा था। उसने बोरी में से कुछ गेहूं की भूसी निकाली और आटे में मिलाया। थोड़े से आटे को भूसी के साथ मिलाकर वो रोटियां बनाने लगी। मयंक नहाकर आ गया था। माँ ने रोटी और दाल मयंक के आगे परोस दी। माँ, आप भी खा लो। मैं बाद में खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर माँ ने आखिरी रोटी भी मयंक की थाली में डाल दी और रोटी की डलिया को ढक दिया। वो रसोई से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मयंक से नजरें बचाकर माँ बची हुई दाल पी रही थी। अचानक मयंक अंदर आ गया और माँ को दाल पीते देख लिया। उसने रोटी की दलिया का मुआयना किया। माँ, आपके लिए एक भी रोटी नहीं बची? सब रोटियां मुझे ही खिला दी। आपने सिर्फ दाल ही पिया। रोटियां कम थी तो मुझे बता दिया होता, हम दोनों आधा आधा बांट कर खा लेते। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ज्यादा भूख भी नहीं थी। माँ, मैं समझ गया। मेरा पेट भरने के लिए आपने अपनी भूख को दबा दिया। मयंक दुखी होकर घर से बाहर निकला और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। उसे एक हवेली दिखाई दी। मयंक ने अपने पास से गुजरते हुए एक आदमी से पूछा, सुनिए भाई साहब, ये हवेली किसकी है? ये हवेली एक दुष्ट राक्षस की है। उसकी एक सुंदर बेटी भी है, वह बड़ी नेक है। इस हवेली में कोई नहीं जाता। मयंक के मन में हवेली के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई। वो हवेली के अंदर चला गया। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम मयंक है। मैंने इस बड़ी हवेली को देखा, इसके बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए अंदर चला आया। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। यदि मुझे यहाँ कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम चित्रा है। मेरे पिता बाहर गए हुए हैं। अगर वो आ गए और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हें एक जादुई बोरी देती हूँ। ये चमत्कारी बोरी है। इससे जो भी अनाज या खाने पीने की चीजें मांगोगे, ये तुरंत दे देगी। इसे लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इतने में राक्षस हवेली के दरवाजे के बाहर आ गया। उसकी बेटी ने मयंक को संदूक के पीछे छिपा दिया। चित्रा, यहाँ कौन आया है? पिताजी, कोई नहीं आया। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। राक्षस घर के सभी कमरों में तलाशी लेने लगा। चित्रा ने मयंक को बाहर बुलाया। हवेली के पास अश्वशाला में 2 घोड़े हैं। बड़ा घोड़ा 80 मील तक भागता है और छोटा घोड़ा 100 मील तक भागता है। तुम 100 मील वाला छोटा घोड़ा निकाल लो और उसी पर सवारी करके यहाँ से बचकर निकल सकते हो। मयंक जल्दी ही अश्वशाला में गया और जल्दीबाजी में 80 मील दौड़ने वाला बड़ा घोड़ा निकाल लाया। अरे, ये तो सिर्फ 80 मील तक ही भाग सकेगा। चित्रा ने मयंक को घोड़े पर बिठा दिया और खुद भी बैठ गई। घोड़ा भागने लगा। राक्षस भी छोटे घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करने लगा। मयंक और चित्रा का घोड़ा 80 मील जाने के बाद एक पेड़ के नीचे रुक गया। चलो, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। राक्षस भी पेड़ पर चढ़ने लगा। हा 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 हा। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मयंक, मेरे साथ 100 मील वाले छोटे घोड़े पर कूद जाओ। दोनों 100 मील वाले घोड़े पर कूद गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और राक्षस अपना हाथ मलने लगा। एक जंगल में दोनों को भूख लग गई थी। बोरी, अब करतब दिखला दो, जल्दी जल्दी खाना ला दो। बोरी ने तुरंत सारे व्यंजन हाजिर कर दिए। दोनों प्यार से खाने लगे। चित्रा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिता राक्षस और तुम इतनी सुंदर राजकुमारी जैसी लगती हो। मयंक, मैं राक्षस की वास्तविक बेटी नहीं हूँ। मैं चित्रगढ़ के राजा की बेटी हूँ। जब मैं छोटी थी तब राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया। इसके बाद बेटी की तरह पाला। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला दूं।
पहले मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। यदि तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं अपने होने वाले ससुराल देखना चाहती हूँ। यह सुनकर मयंक बहुत खुश हो गया। उसने घर जाकर माँ से चित्रा को मिलाया। चित्रा ने माँ के पैर छू लिए। माँ, अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दो। जीती रहो, सदा सुखी रहो। चित्रगढ़ के राजा ने अपनी पुत्री के आने की खुशी में एक भव्य कार्यक्रम रखा और मयंक और चित्रा का विवाह भी कर दिया। इसके बाद मयंक चित्रा माँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी भर रहने लगे। जादुई ट्रेन। बहुत साल पहले जापान में एक बहुत ही तेज गति की ट्रेन चलती थी, पर सरकार ने उसे बंद कर दिया था। बहुत साफ सुथरी ट्रेन होने के बाद भी और बहुत तेज गति होने के बावजूद भी सरकार ने उसे क्यों बंद कर दिया था, ये सबके लिए बहुत आश्चर्य का विषय बना हुआ था। उस ट्रेन को अब एक सुरक्षित जगह खड़ा कर दिया गया था। लोग उसे दूर से देखने आते थे। बाहर के देशों से भी लोग उस ट्रेन को देखने आते थे। उस ट्रेन को अंदर से देखने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाती थी। एक बार किसी बाहर के देश से एक परिवार उस ट्रेन को देखने आता है। उनके 2 बच्चे रहते हैं, टिया और टोनी। उनके दोनों बच्चे बहुत ही शैतान हैं। ट्रेन की स्टोरी को सुनकर दोनों बच्चे उस ट्रेन के अंदर जाने का ठान लेते हैं। टिया, इस ट्रेन के अंदर जरूर जाऊंगा और मालूम करके आऊंगा कि इस ट्रेन में क्या है। टोनी, तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इस ट्रेन में है क्या। दूसरे दिन रात को टिया और टोनी दोनों मौका पाकर सबसे छुपते हुए उस ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। ट्रेन अंदर से बहुत ही शानदार होती है। दोनों पूरी ट्रेन घूमते हैं और घूमते घूमते थक जाते हैं। थककर वो दोनों एक सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सीट पर बैठते हैं, ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है। दोनों डर के कारण सीट को जोर से पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन उन्हें ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां जाना कभी उनका सपना था। बहुत सुंदर पहाड़, नदियां, बाग, बगीचे, बहुत सुंदर सुंदर जगह पर उन्हें ले जाती है। और इन जगहों को देखकर दोनों अपना डर भूलकर सुंदर जगहों पर देखने में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें भूख लगती है और अचानक कहीं से उनके लिए पेट भर खाना भी आ जाता है। दोनों देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो भी हम मांगते हैं वो तुरंत हाजिर कैसे हो जाता है। दोनों रात भर घूमते हैं और थककर वहीं ट्रेन में सो जाते हैं। सुबह टिया, टोनी, जल्दी उठो, हमें बाहर जाना है जल्दी। दोनों घबरा कर उठते हैं और देखते हैं हम तो घर में हैं और समझ ही नहीं पाते कि कल हम ट्रेन में थे या घर में। ये क्या हो रहा है? हाँ टोनी, हम घर कैसे आ गए? हम तो रात को ट्रेन में थे ना। दोनों रात को फिर से ट्रेन में जाने का फैसला करते हैं। फिर उसी रात को सबसे छुपते छुपाते चुपचाप उस ट्रेन में पहुंच जाते हैं। इस बार जाकर सीधे सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही सीट पर बैठते हैं, ट्रेन फिर से चलने लगती है। टिया, ध्यान रखना, आज सोना नहीं है। हाँ टोनी, आज हम सोएंगे नहीं। ट्रेन उन्हें बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर ले जाती है। फिर उन्हें रास्ते में भूख लगती है, लेकिन इस बार खाना अपने आप नहीं आता। इस बार ट्रेन का ड्राइवर खाना लेकर आता है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। आप कौन हैं? मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ। अगर आप यहाँ हैं तो ये ट्रेन चल कैसे रही है? ये जादुई ट्रेन है। पहले मैं इस ट्रेन को चलाता था और ये ट्रेन जापान की सबसे सुंदर सुंदर जगह पर जाती थी। ये स्पेशल ट्रेन थी। एक दिन रेलवे वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, ये कहकर कि अब मेरी उम्र हो गई है। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की कि मुझे नौकरी से ना निकाले। नौकरी से निकालने के बाद
मेरे घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं बहुत बीमार होने लग गया और एक दिन बीमारी के कारण मेरी मौत हो गई। उसके बाद इस स्पेशल ट्रेन को सरकार ने साधारण यात्रियों के लिए चालू कर दिया, लेकिन अपनी मौत के बाद मैं इस ट्रेन को वहीं नहीं ले जाता जहां इस ट्रेन को मैं पहले ले जाया करता था। आप लोगों ने सरकार से शिकायत करनी शुरू कर दी है। ये ट्रेन तो किसी और ही रास्ते पर चली जाती है। सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी कुछ उपाय न निकला और तंग आकर सरकार ने ये ट्रेन बंद कर दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है। आपके कारण लोगों को कितनी असुविधा हुई। हाँ अंकल, ये बहुत गलत बात है। आपके कारण आज ये ट्रेन कोई प्रयोग नहीं करता। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि अब मैं इस ट्रेन को छोड़कर चला जाऊंगा। तुम लोग सुबह इस ट्रेन से बाहर जाकर सूचना दे देना कि ये ट्रेन अब सही रास्ते पर चला करेगी। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। दोनों बच्चे सुबह तक स्टैंड में ही बैठे रहते हैं। दोनों के माता पिता ढूंढते हुए वहीं आते हैं। माता पिता के साथ ट्रेन के सिक्योरिटी गार्ड भी ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। दोनों बच्चे कल रात की घटना के बारे में सबको बताते हैं। सब मिलकर इस बारे में रेलवे विभाग से बात करते हैं और बहुत मेहनत मशक्कत के बाद उस ट्रेन को दोबारा से शुरू किया जाता है। कुछ महीनों बाद जब ट्रेन दोबारा से शुरू होती है तो दोनों बच्चे उस ट्रेन में बैठने के लिए आते हैं और देखते हैं कि दूर कहीं वही पुराना ट्रेन का ड्राइवर खड़ा हुआ है। वो उन्हें देख रहा था और खुश हो रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को असुविधा नहीं पहुंचानी चाहिए।